ट्रंप 2.0 यानी ट्रंप साहब का दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। और इस बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उनके निर्णयों ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को चंभे में डाल दिया है। निसंदेह इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स का विषय हो, चाहे बर्थ सिटीजनशिप का विषय हो, ट्रेड वार की बात कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही निर्णयों में जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं वो है USAID शटडाउन। USAID मींस यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी एजेंसी है, और आखिर क्यों इतना हंगामा मचा हुआ है दुनिया में कि USAID जब बंद हो रही है तो आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और लोग क्यों इसे बड़ी चिंताजनक नजरिए से देखने लगे हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि USAID है क्या, तो 1961 में JF कैनेडी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की थी, जिससे इस AID के तहत वो दुनिया के अन्य देशों को अमेरिका की मदद पहुंचा सके और इसमें वित्तीय और तकनीक सहायता के द्वारा वो उन देशों में, खासकर जहां भूखमरी है, गरीबी है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा है, साथ ही साथ लोकतंत्र की स्थापना की बात और इन्वायरमेंटल इश्यूज और डिजास्टर मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए USAID मदद करने लगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करती जो केवल और केवल निस्वार्थ भाव से हो। तो यह दौर था 1961 कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर यह वही समय है जब विचारधारा के नाम पर पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। पूरी दुनिया, जिसे हम डाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं, एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में वेस्टर्न यूरोपियन नेशन थे जिन्होंने लिबरल या हम कहें उदारवादी नीतियों को अपनाया, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने सोशलिज्म, समाजवादी कॉन्सेप्ट को अपनाया। और चूंकि यह वैचारिक युद्ध था, उदारवाद वर्सेस समाजवाद, तो कौन सा देश, कौन सा गुट ज्यादा प्रभावी होगा, नए देशों को कितना अपने गिरफ्त में ले लेगा, तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये लड़ाई चली दो सुपर पावर के बीच और दुनिया दो भागों में बंट गई, इसीलिए इसे डाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं। और इसी समय 1961 में अगर हम इस USAID की बात करें तो इसने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में, अमेरिका को शक्तिशाली बनाने में निसंदेह बड़ी भूमिका निभाई। और इसीलिए कहा जाता है कि जब 1991 में USSR कोलैप्स कर गया और कुछ समय तक, कई वर्षों तक हम अगर यह कहें कि अमेरिका की हेगेमनी एक अधिकार बना रहा, तो उसके पीछे उसे पावरफुल बनाने में USAID की भी विशेष भूमिका थी। तो इसका मतलब यह है कि USAID एक ऐसी एजेंसी के रूप में स्थापित की गई और यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित की गई जो विभिन्न देशों में, जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन संबंधों में और आपदा प्रबंधन की स्थिति में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अब यहां से जब यह मदद शुरू होती है, इस एक बड़ा खाका, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। और आज USAID अपने शटडाउन से पहले 10,000 से अधिक इसमें कर्मचारी नियुक्त थे जो लगभग 130 देशों में, यह बात केवल किसी एक देश की नहीं है, 130 देशों में इनका तंत्र स्थापित था। और 65% इसके जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे 10,000 में से, वो विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। लेकिन ट्रंप साहब ने जैसे ही राष्ट्रपति पद संभाला, उनके कुछ अचंभित करने वाले निर्णयों में USAID शटडाउन भी शामिल था। उन्होंने कहा हम इसे बंद करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला प्रश्न उठता है कि आखिर उन्होंने बंद क्यों किया। ट्रंप का मानना है कि यह जो एजेंसी है, यह एजेंसी वास्तव में, इसमें अनियमितताएं बहुत हैं, भ्रष्टाचार है, धोखाधड़ी है
और इसके कई जो वित्तीय आवंटन हैं वो ऐसी जगहों पर किए जाते हैं, ऐसी एजेंसीज को दिए जाते हैं जो लोकतंत्र की स्थिरता के लिए सही नहीं है। आरोप यह भी लगा कि लगभग $8 बिलियन का पैसा कहां गया, उसका सही ब्यौरा यह एजेंसी नहीं दे सकी। दूसरा आरोप लगा कि अलकायदा जैसा जो आतंकी संगठन था उसकी जो एक दो और सिस्टरली एजेंसीज थी या उसके जो सहायक कुछ और तत्व थे उनको भी यहां से मदद दी गई। साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों में क्यूबा और मैक्सिको ने भी यह आरोप लगाया था कि ये हमें हमारे यहां सरकारों के विरुद्ध आंदोलन करने में, हिंसक गतिविधि करने में फंड करती है। और इन हालातों में ट्रंप साहब ने एक, आप सबको पता होगा कि डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉजे, और इस डॉजे के जो सीईओ बने हैं वो हैं एलन मस्क, जिसका मेन काम है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जिस तरह से इकोनॉमी अमेरिका की जूझ रही है चुनौतियों से, ऐसे में ट्रंप अमेरिका फर्स्ट बनाने के लिए एक चीज बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि फिजूल खर्ची पर रोक लगे, और वो इसे फिजूल खर्ची मानते हैं। और इस फिजूल खर्ची, क्योंकि जब एलन मस्क ने यह कहा कि इसे बंद करने का समय आ गया है, इट इज हाई टाइम टू शट डाउन, तो इसे बंद करना है किसी तरह। और यहां तक कहा गया इस पे जो अतिवादी वामपंथी हैं उनका प्रभाव है, जिसका इस्तेमाल एक तरह से अमेरिका को ही डिस्टेबल करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे आरोपों को लगाते हुए यूएसएड नामक इस एजेंसी को अब इसे बंद करते हुए स्टेट डिपार्टमेंट में मिला दिया गया है। वही स्टेट डिपार्टमेंट जिसके जो एक तरह से कर्ता धर्ता है वो मार्को रूबियो होंगे। तो ऐसे में अब इसके भविष्य को लेकर अगर जो बातें चल रही हैं और इसका प्रभाव अगर हम देखें तो भारत के अगर हम संदर्भों में देखें तो ऑब्वियसली भारत के संदर्भ में भी यूएसएड की भूमिका रही है। अगर हम शुरुआत अमेरिका भारत संबंधों में देखें तो सबसे पहले 1951 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, तो ट्रूमैन ने, और आप जानते हैं वो समय था भारत तुरंत आजाद हुआ था, दंगों की विभीषिका, भारत का विभाजन, इन सारी चीजों में हमारे पास इतना अनाज नहीं होता था कि हम भारतीयों का पेट भर सके। और इसी समय अमेरिका ने PL 480 कार्यक्रम के तहत, पब्लिक लॉ 480 के तहत भारत को गेहूं भेजना शुरू किया। अब वो गेहूं की क्वालिटी कैसी थी, किसी अपने सीनियर किसी बुजुर्ग से पूछिएगा, जो गेहूं जानवर नहीं खाते थे वो हमें भेजा गया, लेकिन हमारे हालात ऐसे थे। और यही PL 480 के तहत यहां से हमारी सहायता शुरू की अमेरिका ने। और जब 1961 में यूएसएड की बात आ गई तो उसके बाद से लगातार भारत को कई संदर्भों में अमेरिकी सरकार इसकी मदद करती रही। यूएसएड भारत को भी वित्तीय और तकनीक सहायता पहुंचाता रहा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आज अगर भारत में देखें तो 8 कृषि विद्यालय, 14 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना यूएसएड से हुई है। और सबसे बढ़कर जो पहला आईआईटी है इस देश का, आईआईटी खड़गपुर, उसकी स्थापना में भी यूएसएड का योगदान रहा है। तो ये तो रहा इसकी सहायता से भारत को क्या फायदा मिला। साथ ही साथ एक और बात है, उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। टीबी, एड्स, तपेदिक, ऐसी कई बीमारियां हैं जिसको लेकर यूएसएड भारत को मदद करती रही है। और आप जानते होंगे कि एक बहुत बेहतर प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया जिसका नाम है वास। वास का मतलब है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। वास प्रोग्राम में भी यूएसएड हमें वित्तीय मदद कर रही है। तो ऐसी कई बातें हैं स्वास्थ्य के लेवल पर। और एक बात और हमें नहीं भूलनी चाहिए, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में चाहे हम भूखमरी गरीबी की बात करें और चाहे आईएमआर एमएमआर की, हम आज भी आईएमआर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में हमारा जो आंकड़ा है वो 20 से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि अभी भी हमें इस जो सामाजिक विषय है, हमारा जो चिंता का विषय है, इसे कंट्रोल करना बाकी है। और ऐसे में जब यूएसएड हमें मदद करता था तो ऑब्वियस सी बात है हमें
इसको बंद करने पर चिंता जाहिर करनी ही चाहिए और हम कर रहे हैं। बात केवल इतनी नहीं है, क्या जब हम यूएस एड लेते हैं, और यह भी याद रखना कि यूएस एड डायरेक्ट सरकार को नहीं, नॉन ऑफिशियल, नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ सबके द्वारा यह प्रोवाइड कराया जाता है। वैसे भी भारत में एनजीओ में जिस तरह की फंडिंग होती है उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे, और एफसीआरए जैसा एक्ट भी लाया जा चुका कि एनजीओ मिसयूज जो करते हैं फंड का उसे रोका जा सके। लेकिन यूएस एड जब ऐसे पैसा भेजता है तो यूएस एड के इन पैसों से हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। और अगर एक आंकड़ा देखें 2000 के दशक का, केवल 2000 से 2024 के बीच लगभग $2 बिलियन का हमें एक तरह से फंड प्राप्त हुआ है। निसंदेह कहीं ना कहीं भारत $2 बिलियन, अगर हम अमेरिकन बास्केट को देखें, यह भी देखें कि अमेरिका के इस बार के बजट में लगभग ये हमेशा $40 बिलियन के लगभग, 2024 के अगर हम बजट की बात करें जिसमें कहा गया $44 बिलियन आवंटित किया गया है यूएस एड के लिए, लेकिन ऑन एवरेज पिछले सालों से $40 बिलियन, $40 बिलियन बजट एलोकेट किया गया अमेरिका सरकार ने यूएस एड के लिए। वैसे तो अमेरिका के बजट का वो 0.4% ही था, लेकिन $40 बिलियन अगर हम देखें ऑन एन एवरेज एलोकेट किया गया है यूएस एड के लिए। और उसकी तुलना में अगर हम देखें तो पिछले वर्ष भारत को $141 मिलियन, केवल $141 मिलियन की मदद की गई। लेकिन $141 मिलियन की मदद तो हुई, हम जो सबसे ज्यादा लाभप्रद देश हैं उनमें शामिल नहीं है। और जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी, भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में सक्षम हुई है, हमें बाहरी देशों पर, अमेरिका जैसे देशों पर बहुत निर्भर होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरह हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसमें हमें टेक्निकल और इस तरह के असिस्टेंस से लाभ होता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका, जैसा मैंने कहा, कोई भी काम बिना अपने स्वार्थ के नहीं करता। इस यूएस एड के बहाने वो सुपर पावर बना रहा, और इस यूएस एड इस अनुदान को तब देता है जब साथ में कुछ शर्तें थोपता है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है 1960 के डेकेड में, तब मद्रास था, आजकल चेन्नई है, वहां पे एक केमिकल फैक्ट्री, फर्टिलाइजर खोलने की बात की गई, केमिकल फर्टिलाइजर की। और केमिकल फर्टिलाइजर की कंपनी के लिए जब फंड किया यूएसएड ने, तो कहा कि इसका सारा जब फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन का सारा दायित्व केवल एक प्राइवेट कंपनी अमेरिका की होगी, उसको दिया जाएगा, कोई और नहीं आ सकता। और दूसरा, उस पूरे एरिया में कोई दूसरी केमिकल फैक्ट्री नहीं लग सकती, केमिकल फर्टिलाइजर की फैक्ट्री नहीं लग सकती। इस तरह से वो लगभग हर देश को जब ऐड देता है तो साथ साथ कुछ शर्तें लगाता है। वो शर्तें अमेरिकी की मोनोपोली, अमेरिकी कंपनियों को लाभ देने के हिसाब से पहुंचाई जाती है। इसीलिए ट्रंप साहब ने जब ये बात कही कि इसके पीछे डीप स्टेट भी हो सकते हैं, इस डीप स्टेट की भूमिका को रोकना होगा। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिस पर यह कहा गया कि उसको कहां किस तरीके से लाया गया है, किस तरीके से खर्च किया गया, यह सही नहीं है। इस बात को ट्रंप ने अपनी टीम को यह बताया कि इस आधार पर लेते हुए हमें इस एक्सपेंडिचर को रोकना है, और यह वास्तव में अमेरिका को मजबूत नहीं, अमेरिका को कमजोर बना रहा है। इसी तरह अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो आप सबने सोरोस और आप सबने हिडनबर्ग रिपोर्ट की नाम सुनी होगी। अभी कल हमारे एक सांसद ने यह आरोप लगाया कि यूएस एड का पैसा विपक्षी दल, किसी विशेष विपक्षी दल के नेता का नाम लेते हुए उनके साथ जुड़े हुए लोगों को बताते हुए उन्होंने कहा कि कहीं यह भारत सरकार को, भारत की डेमोक्रेसी को डिस्टैब्लिश करने के लिए यूज तो नहीं किया गया। उन्होंने यह नहीं कहा कि किया ही गया है, पर बोले इसकी जांच करनी चाहिए। और आपको याद होगा चुनावों के समय सोरोस का नाम खूब आया था। जिस तरह से जो सैम पित्रोदा साहब के साथ उनकी रिलेशन थी, उसको लेकर जो बातें कही गई, और
ऐसा जरूर एक संदेह पैदा किया गया कि एक लॉबी है जो भारत की डेमोक्रेसी, भारत के इलेक्शन सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश करती है। और यूएस एड पर जब ये शटडाउन का शिकंजा कसा तो भारतीय संसद में भी यह बात उठी कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर बात करें, जैसा मैंने कहा कि यूएस एड आज अगर लगभग पर ईयर $40 बिलियन खर्च करता है, इतनी बड़ी मानवीय सहायता देता है, और इसका सबसे ज्यादा लाभ यूक्रेन, इथोपिया, सोमालिया, यमन, कांगो, अफगानिस्तान ऐसे देशों में होता है जो देश किसी बहुत बड़ी मानवीय आपदा से गुजर रहे हैं, जहां सूखा पड़ा हुआ है, जहां हेल्थ इश्यू है, जहां पीने के पानी की समस्या है। उन जगहों पर अगर ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था तो ये तो मानना पड़ेगा कि एक बेहतर काम जरूर था। हां, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे इसका मिसयूज, जिस तरह की बातें ट्रंप साहब ने करी या फिर एलन मस्क ने कही, इसका मिसयूज होता होगा। लेकिन जब इतनी बड़ी फंडिंग वैश्विक लेवल पर सामाजिक संबंधों में सामाजिक मदद के लिए अगर रोकी जा रही है तो निसंदेह इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह अमेरिका न केवल WHO से बाहर हुआ, न केवल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर होने की बात कह रहा है, इस तरह अगर वो बड़ी बड़ी उन संस्थाओं से बाहर होने लगेगा जो वास्तव में सामाजिक कार्यक्रमों में कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल लेवल पर, और उनके लिए फंड का सबसे बड़ा आधार अमेरिका होता था, तो ये सारी संस्थाओं को प्रभावित करेगा। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसका एक इंप्लीकेशन जो और दिखता है वो ये कि अमेरिका जब इस तरह के प्रोग्राम रोकेगा, इन पैसों की सहायता से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने दुनिया में अपनी क्षमता बताई और इसीलिए सुपर पावर रहा। लेकिन क्या जब वो ऐसी चीजों को रोकेगा तो उसके सुपर पावर होने पे प्रश्न नहीं लगेगा? साथ ही साथ क्या एक मौका नहीं मिलेगा चीन को कि वो इसका फायदा उठाए और यूएस की जगह ले? वैसे भी आजकल वो नेट पे चलता है, वो ऋण बांटकर और देशों को अपने जाल में फंसा रहा है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है। तो एक मौका दे रहा है कि चीन जो सुपर पावर की हैसियत हासिल करना चाहता है, और अमेरिका अगर ऐसे प्रोग्रामों से अपना हाथ खींच रहा है और चीन ने अगर इधर फंडिंग शुरू कर दी तो वो फिर तेजी से जो एक गैप था, एक जो वैक्यूम था, उसे भरने के लिए आएगा। और निसंदेह न केवल अमेरिका के लिए, भारत के लिए, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी ये बहुत बेहतर विषय नहीं होगा। क्योंकि चीन में जिस तरह का शासन है, जिस तरह की वहां पे कम्युनिस्ट शासन प्रणाली ने डेमोक्रेसी को दबा के रखा है, ट्रांसपेरेंसी को दबा के रखा है, तो ये पूरे वैश्विक व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा।